नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज जी के स्टडी पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, नए राजस्थान की 11 टेस्ट सीरीजों के वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम नए राजस्थान की टेस्ट सीरीज भाग 12 को लेके आए हैं, जिसके प्रत्येक प्रश्न को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने वीडियो पर। नवीन राजस्थान टेस्ट सीरीज भाग 12। इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, ऊंटाला का किला वर्तमान में किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर वल्लभनगर आता है। वल्लभनगर उदयपुर की तहसील है, ठीक है। ऊंटाला का जो किला है वो उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर वल्लभनगर तहसील में स्थित है। अब ये क्यों प्रसिद्ध है, इसका क्या इतिहास है, ये हम देख लेते हैं। अमर सिंह जी के टाइम पर यहाँ पर एक संघर्ष हुआ था, एक युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था शक्तावतों और चुंडावतों के बीच में। क्यों हुआ था? जो अमर सिंह जी की सेना थी उसमें दो रेजिडेंस थी। उसमें फर्स्ट रेजिडेंस थी शक्तावत और दूसरी थी चुंडावत। पहली शक्तावत और दूसरी चुंडावत थी। लेकिन जो हरावल दस्ता था उसमें शामिल होने का अधिकार ओनली फॉर ओनली चुंडावतों का था। किसका था? चुंडावतों का। अब हरावल क्या होता है? हरावल दस्ता वो होता है जो सेना से एकदम आगे चलता है, या हम कह सकते हैं इसको सेना की सबसे अग्रिम पंक्ति में चलने वाला दस्ता हरावल दस्ता कहलाता है। इसमें शामिल होने का अधिकार ओनली चुंडावतों का था। और उस समय हरावल में शामिल होना मतलब शान और वीरता का प्रतीक माना जाता था। इसलिए शक्तावत भी ये समझने लगे कि हम भी किसी से कम नहीं है, इसलिए वो विरोध करने लग गए। तो महाराणा अमर सिंह जी ने एक उपाय निकाला। उन्होंने ये उपाय निकाला कि जो ऊंटाला का दुर्ग है वल्लभनगर में स्थित, उसमें जो सबसे पहले प्रवेश करेगा वो अमर सिंह जी के हरावल दस्ते में शामिल होगा। दोनों सेनाओं को किले के विपरीत दिशा से आने को कहा गया। तो शक्तावत थे वो पहले दरवाजे तक पहुंच गए और जो चुंडावत थे वो किले की दीवार को भेद कर ऊपर चढ़ने लगे। शक्तावत की सेना किले के दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन उनसे दरवाजा नहीं टूट रहा था, क्योंकि दरवाजे पर नुकीले शूल लगे हुए थे। नुकीले शूलों के कारण जो हाथी थे वो पीछे हट रहे थे। जो शक्तावत की सेना थी उसमें एक सरदार थे जिनका नाम था बल्लू शक्तावत। क्या नाम था? बल्लू शक्तावत। उन्होंने कहा कि मैं शूलों के आगे खड़ा हो जाता हूँ, आप हाथी को आने दो। महावत ने ना कहा, उसके बाद भी सरदार बल्लू शक्तावत थे, उन्होंने गुस्सा करने के बाद वो उन शूलों से चिपक कर खड़े हो गए और धक्का मारने को बोला और वो इससे शहीद हो गए। जो चुंडावत रेजिमेंट थी उन्होंने ये देखा, उन्होंने सोचा कि ये तो अंदर पहुंच जाएंगे। चुंडावतों की सेना में एक थे तेज सिंह जी। तेज सिंह जी ने अपना सर काट दिया और सर काटने के बाद कहां पर डाल दिया? ऊंटाला के दुर्ग में। कहां पर डाल दिया? ऊंटाला दुर्ग। जब शक्तावत की सेना अंदर पहुंची तो पहले ही उनको तेज सिंह जी का सर मिल गया और उसमें चुंडावतों की जीत होगी। इसी इतिहास के लिए ऊंटाला दुर्ग प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, जयपुर में स्थित है। ये जो जंतुआलय है वो राजस्थान का ही नहीं, भारत का सबसे पुराना जंतुआलय है। इसकी स्थापना की गई थी 1876 में। किसने की थी? जयपुर रियासत द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कहां पर की गई थी? तो राम निवास बाग में की गई थी। राम निवास बाग में इसकी स्थापना की थी। किसकी? सबसे बड़े जंतुआलय की, राजस्थान के, ठीक है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है मगरमच्छों के प्रजनन के लिए। यहाँ पर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बना हुआ है। कहां पर? जयपुर में स्थित जंतुआलय में सबसे पहला मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर बाघों का भी प्रजनन कराया गया है। जयपुर में मृगवन भी स्थित है। कौन कौन से मृगवन है यहाँ पर? यहाँ पर स्थित है अशोक विहार। अशोक विहार मृगवन स्थित है, ठीक है। जो कहाँ पर स्थित है? जयपुर जो सचिवालय है और विधानसभा भवन है वहां पर स्थित है। क्या स्थित है? अशोक विहार मृगवन। एक और मृगवन है यहाँ पर, संजय मृगवन, जो कहां पर स्थित है? शाहपुरा में। जयपुर में स्थित शाहपुरा जो एरिया है वहां पर स्थित है कौन सा? संजय मृगवन। और इसको शाहपुरा मृगवन के नाम से भी जाना जाता है। ये NH 8 पर स्थित है। कौन सा? शाहपुरा जो मृगवन है अब वर्तमान में NH 8 को 48 के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भीमडुंगरी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड में भीमडुंगरी स्थित है। कहां पर स्थित है? कोटपुतली तहसील में। कोटपुतली तहसील के विराटनगर में, ठीक है। जिसको क्या कहा जाता था? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। कौन सी? विराटनगर। वहां पर क्या स्थित है? भीमडुंगरी। भीमडुंगरी के साथ में यहां पर गणेश डुंगरी। कौन सी? गणेश डुंगरी। बीजक की डुंगरी भी स्थित है।
ठीक है। गणेश डूंगरी, बिजक की डूंगरी और भीम डूंगरी कहां पर स्थित है? तो विराटनगर। और विराटनगर कौन से जिले में आता है? तो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जयपुर ग्रामीण में एक डूंगरी स्थित है, शील की डूंगरी। उसके ऊपर शीतला माता का मंदिर है। क्या स्थित है? शीतला माता का मंदिर स्थित है। और ये शील की डूंगरी कहां पर स्थित है? तो चाकसू में स्थित है। कहां पर स्थित है? चाकसू में। चाकसू में शील की डूंगरी स्थित है, वहां पर शीतला माता का मंदिर स्थित है। पिछली सीरीज में गलती से चाकसू की जगह चौमू बोल दिया था मैंने। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि शील की डूंगरी कहां पर स्थित है? चाकसू में स्थित है, वहां पर शीतला माता का मंदिर स्थित है। और यही वो शीतला माता है जिनको क्या कहा जाता है? चेचक की देवी, बोडर देवी, सैंडल माता और बच्चों की संरक्षिका के नाम से जाना जाता है। किसको? शीतला माता को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। शील की डूंगरी पर शीतला माता का मंदिर स्थित है। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो माधो सिंह जी ने, सवाई माधो सिंह जी ने इनका निर्माण कराया था। उसके बाद हम देखें तो अलवर जिले में भी एक डूंगरी है जिसका क्या नाम है? बरवा डूंगरी। ठीक है, बरवा डूंगरी। उसके बाद अलवर के अलावा टोंक में हम देखें, टोंक में क्या स्थित है? अन्नपूर्णा डूंगरी। इन जगहों पर ये सारी डूंगरियां स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जयपुर में भी एक डूंगरी स्थित है, इसका क्या नाम है? मोती डूंगरी। मोती डूंगरी पर गणेश जी का मंदिर है। इसको कहा जाता है मोती डूंगरी गणेश जी, मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर। मोती डूंगरी के गणेश जी के अलावा यहाँ पर शिव मंदिर भी है, जो जयपुर शासकों का निजी मंदिर है। और ये जो शिव मंदिर है वो महाशिवरात्रि के दौरान, महाशिवरात्रि के एक दिन ही आम जनता के लिए खोला जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। भीम डूंगरी वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो भीम डूंगरी स्थित है कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्याय का चबूतरा कहां स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्याय का चबूतरा स्थित है बी, दूदू में स्थित है। कहां पर स्थित है? दूदू में स्थित है। और दूदू में भी कहां पर? मोजमाबाद में। ये वही मोजमाबाद है जहां पर मानसिंह प्रथम का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1550 में मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो दूदू के मोजमाबाद में। ठीक है, और न्याय का चबूतरा भी दूदू के मोजमाबाद में स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान में एक न्याय की छतरी भी है, वो कहां पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है न्याय की छतरी। और न्याय की छतरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हम्मीरदेव चौहान थे, हम्मीरदेव चौहान वो इस छतरी के नीचे बैठकर लोगों को न्याय देते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा न्याय की छतरी। और ये जो छतरी है वो कितने खंभों की है? जो न्याय की छतरी है सवाई माधोपुर में स्थित, वो है 32 खंभों की। 32 खंभों की छतरी इसलिए है क्योंकि 32 वर्ष तक किसने शासन किया था? जयत्र सिंह ने। जयत्र सिंह ने शासन किया था 32 वर्षों तक। और ये कौन थे? हम्मीरदेव चौहान के पिताजी थे। और इनकी पिताजी के 32 वर्ष शासन करने की याद में हम्मीरदेव ने 32 खंभों की छतरी बनाई। और इन्हीं 32 खंभों की छतरी के नीचे बैठकर हम्मीरदेव लोगों में न्याय किया करते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा राजस्थान में 32 खंभों की छतरियां कहां स्थित है ये देख लेते हैं हम। 32 खंभों की छतरी एक तो हो गई सवाई माधोपुर में, दूसरी 32 खंभों की छतरी है मांडलगढ़ में। और ये जो मांडलगढ़ में छतरी है वो किसकी है? जगन्नाथ कच्छवा की। ठीक है, उसके अलावा 32 खंभों की मंडोर में भी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अकबर द्वारा सिक्के ढालने की टकसाल कहां पर खोली गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विराटनगर में, जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, और महाभारत की युद्धकालीन षड्यंत्र की स्थली है ये। जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस टाइम पर यहां पर बैठकर षड्यंत्र रचा गया था। ठीक है, कहां पर? विराटनगर में। और यहीं पर अकबर द्वारा सिक्के ढालने की टकसाल खोली गई थी। ठीक है, टकसाल या सिक्के डालने का कारखाना यहाँ पर खोला गया था। इसी जगह विराटनगर में बैराट की पहाड़ियां हैं और इसी जगह बैराट सभ्यता थी। और बैराट सभ्यता कौन सी थी? मौर्यकालीन सभ्यता। ये भी बात आपको ध्यान में रखना। अब जो अकबर ने सिक्के बनाए थे वो कौन कौन से सिक्के थे? अकबर ने सोने और चांदी के सिक्के डलवाए थे। एक तो विराटनगर में और दूसरा कारखाना था, दूसरी टकसाल थी, वो कहां पर थी? फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी आगरा में। और वहां पर भी सोने और चांदी के सिक्के डाले जाते थे। शेरशाह सूरी ने भी तांबे और सोने के सिक्के, ठीक है, तो शेरशाह सूरी के टाइम पर जो तांबे के सिक्के थे उनको किस नाम से जाना जाता था? दाम। तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था और सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? मोहर। शेरशाह सूरी के समय जो तांबे के सिक्के थे उनको दाम कहा जाता था, तो सोने के सिक्कों को मोहर के नाम से जाना जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो अकबर ने सिक्के बनवाए थे वो किस आकार के थे? अकबर ने जो सिक्के बनवाए थे सोने और चांदी के, वो उनका आकार था चौकोर। एक तो इस टाइप के थे
और वृत्ताकार भी बनवाए थे, मतलब गोल और चौकोर आकृति में इन्होंने सोने और चांदी के सिक्के बनवाए थे। किसने? अकबर ने। अब जो विराटनगर में बेराट सभ्यता, जो मौर्यकालीन सभ्यता है, वहां से सिक्के प्राप्त हुए थे, उन सिक्कों को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्के थे, उनको पण, धरण, कार्पासण, पण, धरण, कार्पासण और शतमान, इन नामों से किसको जाना जाता था? जो विराटनगर में मौर्यकालीन सिक्के निकले थे चांदी के, उनको पण, धरण, कार्पासण और शतमान नाम से जाना जाता था। उसके अलावा जो सोने के सिक्के निकले थे विराटनगर में मौर्यकालीन, जो सोने के सिक्के निकले थे, उनको क्या कहा जाता था? तो निष्क या सुवर्ण, इन नामों से इसको जाना जाता था। यहां पर तांबे के भी सिक्के निकले थे, इनको माशक और काकणी, इन नामों से जाना जाता था। तो अकबर द्वारा सिक्के ढालने की टकसाल कहां पर खोली गई थी? तो विराटनगर में खोली गई थी। और एक और टकसाल थी, वो कहां पर थी? तो फतेहपुर सीकरी में थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिडवाना, जयसमन, राजसमन, बालसमन। इसके अंदर इसका आंसर नहीं है, मिस प्रिंट के कारण ये गलत हो गया क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान का जो नंदन कानन झील कहा जाता है वो कहा जाता है सिलीसेट झील को। सिलीसेट झील कहां पर स्थित है? अलवर में। अलवर में स्थित सिलीसेट झील को क्या कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो विनय सिंह जी ने। विनय सिंह जी वहां के शासक थे। उन्होंने अपनी जो रानी थी शीला देवी, उनके लिए किसका निर्माण कराया था? तो सिलीसेट झील का। जो झील है उसके अंदर एक टापू स्थित है, उसके ऊपर 6 मंजिला महल का निर्माण करवाया था। किसके लिए? शीला देवी के लिए। ठीक है, और कब करवाया था? तो 1844 में। जो सिलीसेट झील है उसको राजस्थान का कानन नंदन कहा जाता है। सिलीसेट झील का निर्माण विनय सिंह जी ने अपनी पत्नी, जो अपनी रानी थी शीला के लिए निर्माण करवाया था। और सिलीसेट झील के अंदर एक स्थित है टापू, उसके ऊपर 6 मंजिला महल का निर्माण करवाया था। जो कब करवाया था? 1844 में। वो भी करवाया था शीला देवी के लिए। ठीक है, और जो ये 6 मंजिला महल है उसको वर्तमान में होटल लेक पैलेस में तब्दील कर लिया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये वर्तमान में पर्यटन विभाग के अंदर में आता है। उसके अलावा जो अलवर जिला है उसको क्या कहा जाता है? एक तो अलवर जिला है वो एनसीआर में शामिल है। किसमें शामिल है? राष्ट्रीय राजधानी में शामिल है अलवर जिला। फर्स्ट बात ये होगी, ये राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। ठीक है, जो अलवर जिला है वो एनसीआर में शामिल है, सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और राजस्थान के पूर्वी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान के पूर्वी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और जो अलवर जिला है उसका निर्माण किसने किया था? उसकी स्थापना किसने की थी? तो 1775 में। 1775 में प्रताप सिंह जी ने, सवाई प्रताप सिंह जी ने इसका निर्माण किया था, अलवर जिले की स्थापना की थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलीसेट झील को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिलीसेट झील को कहा जाता है, जो वर्तमान में कहां पर स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? अलवर जिले में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये 4 ऑप्शनों में से एक भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन राजस्थान का जो नंदन कानन कहा जाता है वो कहा जाता है सिलीसेट झील को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से राजस्थान का रसखान कहलाता है। राजस्थान का रसखान किसको कहा जाता है? तो एक व्यक्ति है जिनका क्या नाम है? अली बख्श। अली बख्श नाम के एक व्यक्ति है जिनको राजस्थान का रसखान कहा जाता है। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ख्याल गाते हैं, और इनकी जो ख्याल है वो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। इनको राजस्थान के रसखान के साथ ही मेवात का रसखान, मेवात का रसखान कहा जाता है, क्योंकि ये मेवात क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वो खेरथल तिजारा के मुंडावर में। और कब हुआ था? 1854 में जागीरदार परिवार में हुआ था। किनका जन्म? अली बख्श का जन्म। ठीक है, इनकी जो ख्याल है वो किसके नाम से जानी जाती है? डफली ख्याल के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये अपने ख्याल गाते समय डफली का प्रयोग करते हैं। डफली बजाते हुए अपने ख्याल गाते हैं। ठीक है, और ये जो ख्याल गाते हैं वो कौन सी बोली में गाते हैं? तो एक तो गाते हैं अहिरवटी में और मेवाती। अहिरवटी और मेवाती बोली में ये जो ख्याल गाते हैं वो किसके बारे में गाते हैं? तो कृष्ण भगवान, जो कृष्ण भगवान है उनकी लीलाओं के बारे में ये ख्याल गाते हैं। और राजस्थान में इनकी ख्याल प्रसिद्ध है। तो ये जो ख्याल गाते हैं वो किस नाम से जानी जाती है? तो अली बख्शी ख्याल के नाम से जानी जाती है और डफली ख्याल के नाम से जानी जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा इनकी जो ख्यालें हैं, प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी है? इनकी रचनाएं, फर्स्ट होगी पद्मावत, दूसरी होगी निहाल दे, ठीक है, और तीसरी होगी चंद्रवाल, चौथी होगी शिवदान सिंह का
सफर। ये 4-5 जो इनकी रचना है वो प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कटराथल महिला सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किशोरी देवी ने। अब ये कटराथल सम्मेलन हुआ क्यों था? जो कटराथल सम्मेलन हुआ था वो हुआ था सीकर में। ठीक है, सीकर में हुआ था 25 अप्रैल 1900। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ था। शेखावटी जो आंदोलन चल रहा था, शेखावटी किसान आंदोलन, उसको तोरावटी के नाम से भी जाना जाता है, उसका एक भाग था जो कहां पर हुआ था? कटराथल में हुआ था, किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ था। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो किशोरी देवी थी कौन थी? हरलाल जाट की पत्नी थी। और जो तोरावटी जो शेखावटी किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? एक तो हरलाल जाट ने और दूसरे थे नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी और हरलाल जाट के साथ जो आंदोलन में शामिल थी वो थी किशोरी देवी। किशोरी देवी को पुलिस द्वारा बहुत बार पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाता था। तो किशोरी देवी ने कटराथल में महिला सम्मेलन किया था। इसी कारण महिला सम्मेलन किया था क्योंकि महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था और इसमें 10,000 महिलाएं शामिल हुई थी। ठीक है, जिसका नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। यह बात आपको ध्यान में रखना है, महिलाओं के साथ अमानवीयता का व्यवहार करने के कारण किशोरी देवी ने कटराथल महिला सम्मेलन बुलाया था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें जो ये उत्तमा देवी है उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, कटराथल जो सम्मेलन हुआ था उसमें उत्तमा देवी भी शामिल थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एक बात और ध्यान में रखनी है, राजस्थान में जितने भी आंदोलन हुए उसमें सबसे पहली महिला कौन थी जो जेल गई थी? जेल जाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो अंजना देवी। ठीक है, अंजना देवी जिनका जन्म भी सीकर में हुआ था। ठीक है, और ये बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है अंजना देवी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से भारतीय बाघों का घर या बाघों की क्रीड़ा स्थली है तो कौन सी है बाघों की क्रीड़ा स्थली? तो इसका आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के रणथंभौर को ही बाघों का घर या बाघों की क्रीड़ा स्थली के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट तो बात यह होगी, रणथंभौर में एक बाघ परियोजना चलाएगी जो कब चलाएगी? 1973 में। 1973 में बाघ परियोजना चलाएगी जो पूरे भारत में जितनी भी बाघ परियोजना है उसमें सबसे छोटी बाघ परियोजना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो सवाई माधोपुर का रणथंभौर है उसमें सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। 1980 में जो रणथंभौर है राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। किसको? सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर अभ्यारण्य को। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। किसने दिया था? तो राज्य सरकार ने इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। यहां पर जो बाघ है वो कितने किलोमीटर में फैली हुई है? 392 किलोमीटर में फैली हुई है और ये पूरे भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना है। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। सवाई माधोपुर जिला है, सवाई माधोपुर जिला है उसकी सीमा एमपी से टच करती है। और सवाई माधोपुर जो जिला है उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी सवाई माधो सिंह जी ने की थी। तो 1763 में सवाई माधोपुर शहर को बसाया था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पांचना बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करौली में। अब ये जो पांचना बांध है वो राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध है जो मिट्टी से बना हुआ है और इस बांध के निर्माण में अमेरिका ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और पांचना बांध क्यों कहा जाता है? पांचना बांध इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर 5 नदियों का संगम है। 5 नदियों के संगम स्थली पर यह बांध बना हुआ है जिसका नाम है पांचना बांध। और वो कौन कौन सी नदियां हैं? फर्स्ट होगी भद्रावती, दूसरी होगी बरखेड़ा, तीसरी होगी अटा, चौथी होगी माची और पांचवी होगी बेसावट। इन 5 नदियों की संगम स्थली पर ये पांचना बांध बना हुआ और ये राजस्थान में स्थित मिट्टी का एकमात्र बांध है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो करौली है इसकी भी सीमा किससे लगती है? तो ये भी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। किससे? एमपी के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। और जो करौली और सवाई माधोपुर है यहां से तोड़कर एक नया जिला बनाया गया है, उसका क्या नाम है? गंगापुर सिटी। क्या नाम है उसका? गंगापुर सिटी। करौली और सवाई माधोपुर से अलग कर बनाया गया है। और पांचना बांध किस जिले में स्थित है? तो करौली में स्थित है।
करौली में एक माता जी का मंदिर है, जो कौन सी माता है? केला देवी। केला देवी माता जी का मंदिर है और ये यादव वंश की कुल देवी है। कौन से वंश की कुल देवी है? यादव वंश की कुल देवी। और कहां पर स्थित है इनका मंदिर? तो करौली में स्थित है। तो पांचना बांध किस जिले में स्थित है? करौली में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। धौलपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 3034 किलोमीटर धौलपुर का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये राजस्थान का पहले सबसे छोटा जिला था और राजस्थान का पूर्वी जिला है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दूदू। ठीक है, जिसको जयपुर से अलग कर बनाया गया है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1108 वर्ग किलोमीटर। किसका? दूदू का। 3034 से कम हो गया 1108, तो सबसे छोटा जिला वर्तमान में दूदू जिला है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहले भी जैसलमेर था और अभी भी जैसलमेर है। कितना है इसका क्षेत्रफल? 38,401 वर्ग किलोमीटर। किसका? जैसलमेर का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जो धौलपुर जिला है वो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, और ये कहां पर बसा हुआ है? तो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कहां पर बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? धवल देव ने। राजा धवल देव, जो तोमर वंशीय राजा थे। तोमर वंशीय राजा थे। और जो धौलपुर था उस पर सर्वाधिक आधिपत्य किनका रहा? तो जाट शासकों का। जाट शासकों का सर्वाधिक आधिपत्य रहा है धौलपुर पर। और ये जो जाट राजा थे वो कहां के थे? भरतपुर। भरतपुर के जाट राजाओं का सर्वाधिक आधिपत्य धौलपुर पर रहा है। उसके अलावा ग्वालियर के जो राजा थे इनके अधीन में रहा था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद ये मत्स्य संघ में, ठीक है, मत्स्य संघ में ये शामिल हो गया था धौलपुर जिला। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरस्वती नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? अब सरस्वती किस नदी का नाम है? ये जो सरस्वती नाम है वो है गग्गर नदी का। ठीक है, सरस्वती, ड्रेशवती, इन नामों से जानी जाती है गग्गर नदी। गग्गर नदी के मुहाने, गग्गर नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? तो बडनेर दुर्ग स्थित है। और ये कहां पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में। और जो बडनेर दुर्ग है वो कौन से शासकों के इतिहास से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है, जो बडनेर दुर्ग है वो राठौड़ और भाटियों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा इसको राजस्थान में उत्तरी सीमा का प्रहरी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हनुमानगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी राजस्थान के प्रहरी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जैसलमेर के राजा थे जिनका नाम था राजा भाटी। राजा भाटी के पुत्र थे भूपत भाटी। भूपत भाटी ने इसका निर्माण कराया था। किसका? बडनेर दुर्ग का, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग के बारे में एक बात और ध्यान में रखनी है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो हुए थे वो कौन से दुर्ग पर हुए थे राजस्थान में? तो बडनेर दुर्ग में, हनुमानगढ़ में स्थित बडनेर दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। तो ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि सर्वाधिक देशी आक्रमण किस दुर्ग पे हुए? तो तारागढ़ दुर्ग पर। तारागढ़ कौन सा दुर्ग है? एक तो बूंदी में स्थित है और एक स्थित है कहां पर? अजमेर में। तो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर सर्वाधिक देशी आक्रमण हुए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और विदेशी आक्रमण सर्वाधिक हुए हैं बडनेर दुर्ग पर। तो सरस्वती नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? तो बडनेर दुर्ग स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्योदय की नगरी के नाम से विख्यात जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, धौलपुर। धौलपुर को सूर्योदय की नगरी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। अब सूर्य का उदय होता है पूर्व से। सबसे पहले जो सूर्य उदय होगा वो कहां पर होगा? धौलपुर में। राजस्थान के धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसीलिए इसको सूर्योदय की नगरी के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले सूर्यास्त और सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है? तो धौलपुर में होता है। और सबसे बाद में जो सूर्योदय होता है वो कहां पर होता है राजस्थान में? तो वो होता है जैसलमेर में। जैसलमेर जिले में सबसे बाद में सूर्योदय होता है और सबसे बाद में सूर्यास्त भी होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। अब ये जो धौलपुर है इसको किन किन नामों से जाना जाता है? तो धौलपुर को जाना जाता है कोठी, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, और रेड डायमंड सिटी, क्योंकि यहां पर रेड कलर का मार्बल निकलता है इसलिए इसको रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, इसको कोठी भी कहा जाता है, और सूर्योदय की नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार ये है, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो भरतपुर को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, खाजूवाला और गड़साना किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? खाजूवाला और जो गड़साना है वो नवनिर्मित जिला अनूपगढ़ की एक तहसील है, जो पहले कहां पर थी? बीकानेर में थी। बीकानेर से 2 तहसीलें ली गई हैं जिसका नाम है खाजूवाला और गड़साना, जो वर्तमान में अनूपगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, खाजूवाला और गड़साना जो है कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? तो ए, जिप्सम के लिए जाना जाता है। अभी जो खाजूवाला तहसील है वो किस लिए प्रसिद्ध है? खाजूवाला और गड़साना दोनों तहसीलें वैसे जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जो खाजूवाला है वो पाकिस्तान जो बॉर्डर है उसके एकदम पास में स्थित है। पाकिस्तान बॉर्डर के एकदम समीप में स्थित जो तहसील है वो है खाजूवाला। ठीक है, और आपको पता ही होगा यहाँ पर जो गड़साना है वहां पर रावला गड़साना किसान आंदोलन हुआ था 2004 में। ठीक है, वसुंधरा राजे के टाइम पर। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अनूपगढ़ की जो खाजूवाला तहसील है उसमें अनाज का उत्पादन अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर इंदिरा गांधी नहर, कौन सी? इंदिरा गांधी नहर की कौन सी लिफ्ट आती है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर यहां पर आती है। इसी कारण यहां पर सर्वाधिक कपास और गेहूं की खेती होती है। कहां पर? खाजूवाला। ठीक है, इसीलिए ये राजस्थान में सर्वाधिक कपास और गेहूं का उत्पादन यहां पर होता है। और कंवरसेन लिफ्ट नहर कहां से कहां आती है? तो आती है श्री गंगानगर। ठीक है, पहला जिला तो ये हो गया। दूसरा है बीकानेर में आती है, और तीसरे नंबर पर आती है अनूपगढ़ में। बीकानेर, अनूपगढ़ और श्री गंगानगर में कौन सी लिफ्ट नहर आती है? तो कंवरसेन लिफ्ट नहर आती है, जो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर का भाग है। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस रियासत को महाराणा अमर सिंह जी के पुत्र सूरजमल की जागीर के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी रियासत है? इसका आंसर हो जाएगा सी, शाहपुरा रियासत को महाराणा अमर सिंह जी के पुत्र सूरजमल की जागीर के नाम से जाना जाता है। राणा अमर सिंह जी के ये दूसरे पुत्र थे। ठीक है, शाहपुरा जो जिला है आपको पता ही है, भीलवाड़ा से पूर्णतः अलग कर बनाया गया है, और वर्तमान में ये अजमेर संभाग में आता है। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत भी थी शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी, और यहां पर लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ था। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय सरकार थी यहां पर, और कब हुआ था? 1946 में। उस टाइम पे जो राजा थे वो कौन थे? उम्मेद सिंह जी। उम्मेद सिंह जी के टाइम पर गोकुललाल आसपा के प्रधानमंत्रित्व में यहां पर 1946 में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई थी। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्यावर जिले के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, 7 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब जो ब्यावर जिला है वो ऐसा जिला है जिसको सर्वाधिक 3 जिलों से तोड़कर बनाया गया है। राजस्थान में जो नए जिले बने उसमें एकमात्र ऐसा जिला है जिसको 3 जिलों से तोड़कर बनाया गया है, जो सर्वाधिक है। कौन कौन से जिलों से अलग हुआ? ये अजमेर से अलग हुआ। ठीक है, अजमेर का भाग इसमें आता है, भीलवाड़ा से अलग हुआ, और पाली। ये 3 जिलों को तोड़कर किसको बनाया गया है? तो ब्यावर को। और इसके साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? तो 7 जिलों की सीमा लगती है, और वर्तमान में ये अजमेर संभाग में आता है। ठीक है, कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है तो हम देख लेते हैं। पहला हो गया नागौर, दूसरा कौन सा आता है? जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, तीसरा है राजसमंद, चौथा है भीलवाड़ा। ठीक है, पांचवा है केकड़ी, छठा है अजमेर, और सातवां है पाली। ठीक है, जिसमें पाली भीलवाड़ा और अजमेर, इन तीनों से तोड़कर ब्यावर जिले को बनाया गया है। ठीक है, और ब्यावर जो जिला है उसकी स्थापना एक छावनी के रूप में हुई थी, और किसने की थी? 1836 में कर्नल एल्फ्रेड थे, जो मेरवाड़ा बटालियन थी उसके हेड थे। मेरवाड़ा जो बटालियन थी उसके हेड थे कर्नल एल्फ्रेड, जिन्होंने 1836 में किसकी स्थापना की थी? तो ब्यावर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में जिला है, और इसको एक छावनी के रूप में स्थापना की गई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गेटोर की छतरियां कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेटोर की छतरियां स्थित है जयपुर में। जयपुर में स्थित एक दुर्ग है नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में ही स्थित है। क्या स्थित है? गेटोर की छतरियां। और ये जो छतरियां हैं वो जयपुर शासकों का निजी शमशान घाट है।
ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और कहां पर स्थित है तो जयपुर के नाहरगढ़ जो किला है उसकी तलहटी में स्थित है। और यहां पर छत्रियां कौन कौन से शासकों की बनी हुई है? सवाई जय सिंह से लगाकर सवाई माधो सिंह तक की छत्रियां बनी हुई है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो गेटोर की छतरी कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जमवाई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? राजस्थान में जो जमवाई माता का मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जयपुर में स्थित है। और जयपुर में स्थित नहीं है, जयपुर ग्रामीण में स्थित है। ठीक है, जो जमवाई माता का मंदिर है जयपुर ग्रामीण में स्थित है। और इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? दुल्हे राय ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो जमवाई माता है वो कच्छवाड़ शासकों की कुल देवी है। कच्छवाड़ शासकों की कुल देवी जमवाई माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो जमवा रामगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? जमवा रामगढ़ में स्थित है। ये पहले कच्छवाड़ शासकों की राजधानी थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और इसका निर्माण करवाया था दुल्हे राय ने। ठीक है, और ये कच्छवाड़ शासकों की कुल देवी है। और यहाँ कहां पर स्थित है? तो जयपुर ग्रामीण में स्थित है जमवाई माता का मंदिर। ठीक है, और ये जो जमवा रामगढ़ है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ढूंढाड़ का पुष्कर। ढूंढाड़ का पुष्कर किसको कहा जाता है? जमवा रामगढ़ को। जमवा रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर के नाम से जाना जाता है। जहां पर जमवाई माता का मंदिर है कहां पर स्थित है? जयपुर ग्रामीण में स्थित है। और ये कच्छवाड़ शासकों की कुल देवी है। इनके मंदिर का निर्माण कराया था दुल्हे राय ने। और ये पहले कच्छवाड़ शासकों की राजधानी हुआ करती थी। जमवा रामगढ़ के बाद कच्छवाड़ शासकों की राजधानी थी वो थी आमेर। उससे पहले थी जमवा रामगढ़। ठीक है, उससे पहले थी दौसा। ठीक है, दौसा, उसके बाद जमवा रामगढ़, उसके बाद हुई आमेर, आमेर के बाद हुई जयपुर। ठीक है, ये क्रम चला था कच्छवाड़ शासकों के राजधानी का। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किस जिले को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अलवर को। अलवर को पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? उसके अलावा इसको राजस्थान का सिंहद्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। उसके अलावा जो भरतपुर है इसको राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है। पूर्वी सिंह द्वार, अलवर को सिंह द्वार कहा जाता है तो भरतपुर को पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और ये जो डिग है, डिग नवनिर्मित जिला है जो भरतपुर से अलग कर कर बनाया गया है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके जल महल किसने बनवाए थे? तो सूरजमल जाट ने इसके जल महल बनवाए थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भरतपुर संभाग में आता है। भरतपुर से अलग कर कर इसको नया जिला बनाया गया है। ठीक है, करौली को क्या कहा जाता है? करौली को कहा जाता है डांग की रानी। उसके अलावा गोपाल पाल। ठीक है, और कल्याणपुरी। ठीक है, करौली को क्या कहा जाता है? डांग की रानी, गोपाल पाल और कल्याणपुरी के नाम से जाना जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी के नाम से विख्यात नगरी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सिरोही को कहा जाता है। सिरोही में स्थित माउंट आबू है, उसी को कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर स्थित है? साल स्थित है मंडोर में। मंडोर कहां पर स्थित है? जोधपुर। 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहां पर स्थित है? तो मंडोर में स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी कहां पर स्थित है? तो सिरोही में स्थित है। सिरोही में माउंट आबू में स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर स्थित है? ये मंदिर स्थित है जूनागढ़ में। कहां पर स्थित है? जूनागढ़ में। और ये कहां पर स्थित है? तो बीकानेर। बीकानेर के जूनागढ़ में स्थित है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी किसको कहा जाता है? तो सिरोही को कहा जाता है। सिरोही में स्थित माउंट आबू को कहा जाता है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं के साल कहां पर स्थित है? तो जोधपुर के मंडोर में स्थित है। और जो सिरोही है उसको 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी के साथ में देवों की नगरी और देवी देवताओं की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न में 33 करोड़ नहीं आए और देवी देवता ही आए तो भी आपको करना है सिरोही का माउंट आबू। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।